आज के इस वीडियो का सब्जेक्ट है एमपीएस कंपनी की। अभी आपको M2940A कंट्रोलर देखने को मिलेगी पीआरएम सेक्शन के अंदर, जो सीपीयू के और जीपीयू के होते हैं। जनरली ये कंट्रोलर जो है ज़्यादातर ग्राफिक्स कार्डों के अंदर यूज़ होती थी अब तक, लेकिन अभी इंटेल 9, इंटेल 10, 11, 12 सभी के अंदर आपको जनरली ये देखने को मिल जाएगी। और बहुत सारे एएमडी के बोर्डों के अंदर भी अभी धीरे धीरे करके आ जाएगी। और जो कोई भी कंट्रोलर आप मार्केट से लेते हो और उसको सीपीयू कोर के लिए लगाते हो, लेकिन वो काम नहीं करेगी जब तक उसको आप प्रोग्राम नहीं करोगे। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और अंडर रिसर्च में भी है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये इस श्रृंखला का ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैं MP2940A के ऊपर जैसे वीडियो बना रहा हूँ, वैसे ही एमपीएस के लिए आने वाले समय के अंदर अलग अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं हूं हर्षद पटेल और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के साथ में हम समझते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल एमपीएस की आईसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कंट्रोलर है। अभी मेरे पास में एक बोर्ड का मुझे स्कीमेटिक मिला है जिसके अंदर ये कंट्रोलर आती है, और वो है योगा S740 NMC451। और इसका डेटा भी मेरे पास में है कि उसकी सीपीयू की वोल्टेज बनाने के लिए इस आईसी को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले हमें डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको प्रोग्राम करने के लिए मेरे पास में एक ऑफलाइन डिवाइस है, इसको हम ऑनलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या फंडामेंटल है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आने वाले समय में बताते जाऊँगा। तो पहले ऑफलाइन का मैं आपको फंडा बता देता हूँ कि ऑफलाइन के अंदर क्या है। तो एक टूल मेरे पास में एज ए प्रोग्रामर है, इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में सबसे पहला तो कमेंट के अंदर यही क्वेश्चन आएंगे कि डिवाइस मिलेगा कहाँ पे। तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हो मीत जैन का, मुझे ये टेक स्टूडियो की ओर से दिया गया है और इसके ऊपर काम करने के लिए। तो आप उनसे एक बार प्राइस पूछ लो और उनके पास से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि इस तरह का एक ऑफलाइन टूल है, और इस टूल के अंदर मैंने यहाँ पे एक एमपीएस कंट्रोलर को यहाँ पे सोल्डर कर दिया, और सोल्डर करने के बाद में मैंने इसको इस डिवाइस के साथ में लगा दिया है। और इसको लगा देने के बाद में हम जब इसको यूएसबी पोर्ट हमारे पीसी के अंदर लगाएंगे, यहाँ पे एक स्विच दी गई है। तो ये पावर ऑन स्विच है इस प्रोग्रामर को चालू करने के लिए। तो इस तरह तो इस डिवाइस के साथ में हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है, नोटबुक कोर पावर मॉनिटर प्रोग्रामिंग। हमें इसको ओपन करना है। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे दिख रहा है यूएसबी इज नॉट कनेक्टेड ऑफलाइन मोड। मैं क्या करूँगा, मेरा जो प्रोग्रामर है उसके ऊपर एक स्विच है, उस स्विच को मैं ऑन करूँगा। ऑन करने पे ये डिटेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आईसी लगी हुई है तो मैं जैसे ही स्कैन करूँगा यहाँ पे मुझे बता देगा। तो स्कैन करते हैं। देखो, कंपनी ने हमें एक डिवाइस दी है जिसका पीएम बस का एड्रेस है 31H और वेंडर आईडी है 25H। अभी पीएम बस एड्रेस, इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ कि पीएम बस का बेसिकली फंक्शन क्या है। ये डिजिटली एक्सेस होती है ये कंट्रोलर। तो डिजिटली एक्सेस किसके द्वारा करवाई जाती है? तो हमारी जो एसआईओ है, आईओ कंट्रोलर जो है, वो इसके साथ में कम्युनिकेट करती है इसको ऑपरेट करवाने के लिए। तो जैसे हमारी बैटरी का मैनेजमेंट एसएम बस इंटरफेस से होता है, एचडी और एससीएल दो सिग्नलों से जिसके द्वारा बैटरी का मैनेजमेंट होता है, वैसे ही आईओ कंट्रोलर से पीएम बस मैनेज करवाया जाता है इस कंट्रोलर के लिए। तो ये अभी पीएम बस एड्रेस को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, इसके बगैर ये कंट्रोलर काम नहीं करेगी। तो आपको एसआईओ से इसको कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। अभी एसआईओ से कम्युनिकेट करवाना यानी कि एसआईओ वहाँ पे उसका एड्रेस कुछ अलग हो, वो अलग एड्रेस की डिवाइस को पहचानता हो और आपने बाजार से लाके इस डिवाइस को लगाया है और इसने एड्रेस दिखा है 31H, तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में ले जाता हूँ कि एमपीएस प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास में समझो एग्जांपल के तौर पे NMC451 का अभी मेरे पास में बोर्ड है। अभी इस बोर्ड के अंदर डिवाइस एड्रेस जो है 020 है, तो 020 की मुझे चाहिए MP2940, लेकिन वो मेरे पास में है नहीं, बाजार से मैंने लेके आया हूँ। उसकी कंट्रोलर मुझे चेंज करनी है, कुछ दिक्कत आई है, वो शॉर्ट हो गई है और मैं बाजार से लेके आता हूँ, लेकिन वो पावर ऑन नहीं हो रहा है बोर्ड। तो उसका रीज़न है मुझे इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो बाजार से जो मैं लेके आया हूँ इसका पीएम बस एड्रेस है 31H
और मेरा ये मदरबोर्ड जो है वो मांग रहा है 0x20 एड्रेस। तो मुझे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 के लिए। तो मैं 20 के लिए इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वो कैसे होगा, तो मुझे इसकी डेटा को अपलोड करना है, तो इसको भी मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे MPS 31 वाला एड्रेस वाला MPS है, इसके इनपुट में आते हैं। और इनपुट में आने के बाद में इनपुट में आने के बाद में PM बस एड्रेस जो है वो हमें लिख देना है यहाँ पे 20, और यहाँ पे अपडेट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा यहाँ पे 20 दिखाई देगा। तो ये देखिए उसने ले लिया एड्रेस 20, और 20 एड्रेस आने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर पे आते हैं। यहाँ पे अलग अलग आपको मेनू देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे समझेंगे, लेकिन इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ इस सॉफ्टवेयर को, और मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बताना चाहूँगा जो इस MPS के अंदर यूज़ होता है। तो होता ये है कि MPS की जो IC लगती है उस IC के साथ में लगते हैं DRMOS। तो DRMOS यानी कि कैसे मॉसफेट, कि जो ड्राइवर प्लस मॉसफेट है तो उसको हम लोग बोलते हैं DRMOS। तो DRMOS कैसे आएंगे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल पे बता देता हूँ। तो आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगह पे अभी नए मदरबोर्डों के अंदर इस तरह से आता है। तो इसके अंदर मॉसफेट भी है और ड्राइवर भी है, लेकिन इसका PWM कहीं ना कहीं सोर्स से लेना पड़ेगा। तो PWM सोर्स जो है वो हमारा देगा MP2940। तो इसके अंदर बिल्ट इन मॉसफेट और ड्राइवर है, इसीलिए इसका नाम हो गया DRMOS। आपको इसको ध्यान में रखना है। तो DRMOS वाले जहाँ पे भी आपको अभी नए पैकेज देखने को मिलेंगे उसके अंदर हमें इस तरह से MPS की कंट्रोलर है तो उसको प्रोग्राम करना, यानी कि इसके हिसाब से हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आपने DRMOS देखा, तो DRMOS के जैसे ही अभी दूसरी तरह की भी टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं इंटरफेस MPS। इंटरफेस कंट्रोलर जो आती है उसके अंदर भी वैसे ही होगा। एक PWM के सिग्नल इसके अंदर इनपुट होंगे और उसमें से इस तरह से हमारा मॉसफेट इसके अंदर इनबिल्ट है और ये आउटपुट में आएगा। तो अभी दो नई तकनीक के मॉसफेट है, एक है DRMOS जो इस तरह से होंगे, एक कंट्रोलर DRMOS और CPU, और एक आएगा हमारा इंटरफेस। इंटरफेस भी एक मॉसफेट का पैकेज ही होता है जो एक ड्राइवर और मॉसफेट का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर अभी कौन सा है, जिस मदरबोर्ड का मैंने बेस बनाया है, तो इस मदरबोर्ड के अंदर कौन सा मॉसफेट है तो वो देख लेते हैं पहले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी इसको ओपन कर देता हूँ, इसकी फाइल। तो PU5201, तो ये पूरी हमारी MP2940 कंट्रोलर है और इसका PWM1 और PWM2, और दोनों है VCC-IN के लिए, यानी कि ये सिंगल रेल कंट्रोलर है। इसके अंदर से एक ही रेल बनेगी और वो रेल इन दो मॉसफेटों के द्वारा बनेगी। तो ये है मॉसफेट। तो यहाँ पे MP86941 GQVT ये मॉसफेट है हमारा, और एक मॉसफेट हमारा यहाँ पे ये है। अभी ये फिजिकली किस तरह से दिखाई देगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये मॉसफेट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे मॉसफेट देखें, लेकिन पैकेज आपको इस तरह से दिखेगा। तो MP8694146 इस तरह का मॉसफेट आपको जो देखने को मिलता है, और उसके लिए कंट्रोलर जो हमारी लगी हुई है, दोनों के फोटो अभी आपने देख लिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर ये कैसे काम करेगा। अभी इसके अंदर आपको मैं थोड़ा बेसिक में बता देता हूँ कि MP2940 को ऑपरेट होने के लिए 3.3 वोल्ट की ज़रूरत है। ये 3.3 वोल्ट से वर्किंग करेगा। ये 3 वोल्ट ऑलवेज है, इसी से वो वर्किंग करेगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे B+ भी दिया है, लेकिन B+ दिया है इसलिए ताकि ये सेंस कर सके कि मदरबोर्ड के अंदर इनपुट में क्या है, वो बैटरी है या फिर लैपटॉप का एडाप्टर है। क्योंकि जैसे ही आप बैटरी से एडाप्टर पे या फिर एडाप्टर से बैटरी के ऊपर स्विच ओवर होते हो, उस समय में स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर 20 वोल्ट आ रहा है और हमें 1 वोल्ट आउट करना है, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो चलेगी उस फ्रीक्वेंसी और जो 9 वोल्ट की बैटरी या फिर 11 वोल्ट की बैटरी के ऊपर हमें अगर 1 वोल्ट आउट करना है तो उस समय की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों अलग होगी।
तो ये सेंस करने के लिए है कि कौन सा सप्लाई आ रहा है, उस हिसाब से ये MP2940 अपने आप को ट्यून अप कर सके। तो ये उसके लिए है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगा है, जिसके द्वारा इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं और इस कंट्रोलर को किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। सिंगल रेल के लिए है, और सिंगल रेल के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो हम इसके जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो है उसके द्वारा हम लोग समझेंगे। अभी वापस आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको 20 के ऊपर कन्फ्यूगर कर दिया। अभी यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ कि ये CUR एक्सपोर्ट, SYS एक्सपोर्ट, इन दोनों का मतलब क्या है। इन दोनों का मतलब होता है कि अगर एक साथ में मुझे यहाँ पे 3-4 IC उस पेड़ के ऊपर लगी है, तब मुझे लेना है CUR एक्सपोर्ट। तब वो क्या करेगा, हर एक IC का डेटा एक ही फाइल में ले लेगा। और SYS एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर IC का डेटा मुझे लेना है। वैसे ही यहाँ पे SYS कॉन्फ़िग और SYS CMD, इन दोनों का मतलब ये होता है कि SYS कॉन्फ़िग यानी कि फाइल लोड करने के लिए होता है, तो ये सीधा ही वो सब कुछ राइट कर देगा, कुछ भी एडिट नहीं करने देगा। और SYS CMD अगर लेते हैं तो हमें एडिट करने का मौका देगा। बस यही फंडामेंटल है। आपको जो स्टेप अभी मैं आपको बताता हूँ, शायद हो सकता है आने वाले वीडियो के अंदर और भी अलग अलग स्टेपों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, तो हमने इनपुट करके PM बस का एड्रेस हम लोगों ने इसको दे दिया 20, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो एक्सेल फाइल है उसके अंदर PM बस का एड्रेस 20 है। अभी मैं जाता हूँ रजिस्टर के अंदर। अभी और भी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन है, लेच देना वगैरह वगैरह, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एडवांस में आते हैं तो ये फैक्ट्री कंट्रोलर जो है PVID के लिए कन्फ्यूगर करके हमें दी है, हमें उसको कन्फ्यूगर करवाना है SVID के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी जो कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट दी है, उसमें से हमारे लायक बनाने के लिए हमें सब जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कहाँ पे चेंजेस करना है। तो इसके लिए मेरे पास में रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि मेरे पास में डेटा है जो रीड किया हुआ है एक वर्किंग मदरबोर्ड से, तो उसी का हम लोग उपयोग करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। तो रजिस्टर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले, अगर आपको बैकअप लेना है तो आप SYS एक्सपोर्ट करके बैकअप ले लो। मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, इसको मैंने MP2940 फैक्ट्री सेटिंग .xls करके मैंने ले लिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग वाली जो फाइल है वो कुछ इस तरह से दिखती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये फैक्ट्री सेटिंग वाली, तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी और अलग अलग डेटा है ये। तो ये फैक्ट्री वाली सेटिंग वाली है। अभी मुझे लोड करना है ये वाली, तो आ जाते हैं यहाँ पे और SYS CMD, और मैं लोड करता हूँ NMC451 रेडीमेड फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये ओपन नहीं होने दे रही, रीज़न क्या है, फाइल ओपन होगी एक्सेल के अंदर तो वो ओपन नहीं होने देगी। तब इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, फिर से SYS CMD, इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैसेज आ गया कन्फ्यूगर फॉर सिस्टम इज कंप्लीट। इसको कर दीजिए ओके। इसको ओके करने के बाद में आपको करना है राइट टू MTP, यानी कि हमें कंट्रोलर के ऊपर ये सभी रजिस्टर को लिखना है। तो राइट टू MTP करेंगे, ऑल रजिस्टर हैव बीन राइटेन। ओके, इसको ओके कर दिया। अभी देखते हैं चेंजेस के अंदर क्या क्या हुआ है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली उसने SVID ले लिया। अगर आप कुछ यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, आप चेंजेस करके अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास में डेटा था, वही का वही डेटा यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सभी फंक्शन इसके वर्किंग में है, यानी कि ये कंट्रोलर अभी मैं निकाल के सीधा ही अपने मदरबोर्ड के अंदर लगा सकता हूँ, जिस मदरबोर्ड का मैंने प्रोग्राम लिया हुआ है। ये मैंने अभी ऑफलाइन में प्रोग्राम किया है। अभी इस IC को मैं जैसे ही मदरबोर्ड में लगाता हूँ और मदरबोर्ड में लगाने के बाद में मैं इसको ऑनलाइन में लगाऊंगा। ऑनलाइन में लगाने का मतलब क्या होता है कि मेरे पास में जो प्रोग्रामर है उसके अंदर 3 केबल दिए हुए हैं। एक मुझे दिया है क्लॉक, डेटा और ग्राउंड।
तो इन तीनों केबलों को मैं मदरबोर्ड के अंदर लगाऊंगा, और वो कहाँ पे लगाऊंगा, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे डेटा, क्लॉक, ये 2 लाइनें हैं। अभी मैं इसको स्कीमेटिक से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको ECSMB जो ये दिख रहा है, SCL SDA, इनके ऊपर 2 कनेक्शन देने हैं और एक ग्राउंड का देना है। और मदरबोर्ड पावर ऑन होगा, इसलिए मुझे कोई पावर वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो पावर हमारा मदरबोर्ड का लेना है, और हमें SDA SCL, इसको मैं प्रैक्टिकली करूँगा, अभी मैंने नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह से होगा। तो उसके लिए भी आने वाले समय के अंदर जब बोर्ड मेरे हाथ में आएगा तब मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आपके पास में अभी है और अगर आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, या फिर आपके जो भी सजेशन हो, वो मेरे इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिखिए कि मैंने जो कुछ भी बोला है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो ऑनलाइन करने के बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा, मुझे ये इंडिकेशन जो है वो इंडिकेशन हमें अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल से समझा देता हूँ कि इसके इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले है VIN ओवर वोल्टेज। VIN ओवर वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि ये एक इंडिकेट कर रहा है ग्रीन में, यानी कि सेफ है। ये ओवर वोल्टेज का मतलब इस तरह से है कि इनपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसका पूरा फुल फॉर्म इस तरह से होगा। तो इनपुट वोल्टेज अगर उसकी एक सेफ रेंज के अंदर है, कोई भी ओवर वोल्टेज डिटेक्ट नहीं है, तो ये ग्रीन कलर में रहेगा, नहीं तो फिर ये रेड कलर में हो जाएगा। तो वोल्टेज ओवर कहाँ से आ रहा है, वो सेंस कहाँ से करेगा, यहाँ से, और इसी का इंडिकेशन हमें वो सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे बता देगा। इसी तरीके से यहाँ पे है VR हॉट। अभी फिलहाल तो मेरे मदरबोर्ड में नहीं लगा है, ये तो ऑफलाइन PCB के ऊपर लगा है, इसलिए मुझे यहाँ पे रेड बता रहा है। VR हॉट का मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है टेम्परेचर जो है ना वो ओवर हो रहा है, यानी कि इस डिवाइस को ओवर टेम्परेचर डिटेक्शन में मिल रहा है। और आप यहाँ पे देखोगे VR हॉट जो है हैज मार्क में है, यानी कि नेगेटिव, इसीलिए क्योंकि अभी मैंने बोर्ड के ऊपर लगाया है, इसलिए वो रेड में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं होगा। तो ये आप समझ गए कि ओवर टेम्परेचर के कारण VR हॉट की एक इंडिकेशन आपको दे सकता है। तीसरा इंडिकेशन है VIN UV वार्निंग। तो UV वार्निंग यानी कि अंडर वोल्टेज वार्निंग। इनपुट वोल्टेज अगर एक एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, या फिर जो कोई भी समझो कि भाई अंडर वोल्टेज की वार्निंग है, तो उस समय में वो हमें यहाँ पर रेड कलर से बताएगा। तो UV का मतलब होता है अंडर वोल्टेज वार्निंग। तो एक डिजायर वोल्टेज से कम वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। आपने बैटरी भी दी है, 8 वोल्ट से कम बैटरी हो गई, तो ये कंट्रोलर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर अगर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है कि मिनिमम वोल्टेज है 8, और अगर आपकी बैटरी 8 वोल्ट के नीचे चली गई, तो उस कंडीशन के अंदर भी इसको वो सिस्टम को शट डाउन कर देगा। मैंने आपको सिस्टम को शट डाउन बोला, तो बीच में आपको एक और चीज बता देता हूं। यहां पे अंडर वोल्टेज वॉन ये दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, और यहां पे मोड कौन सा है, लेच का मतलब क्या होता है, लेच का मतलब होता है जब कभी भी ये अंडर वोल्टेज की वार्निंग दे रहा है कि 4.5 वोल्ट से कम वोल्टेज आया, तो उस समय में मोड लेच है, तो इसका मतलब कि वो सिस्टम को कर देगा शट डाउन, यानी कि इस कंट्रोलर को बंद कर देगा जब तक इस कंट्रोलर को रीसेट नहीं मारेंगे। तो एज ए यूजर तो कोई रीसेट मदरबोर्ड के अंदर लगाएगा नहीं, और सिस्टम को रिस्टार्ट करेगा, वो वन टाइप ऑफ रीसेट ही हुआ। तो लेच का मतलब हो गया कि अगर उसको अंडर वोल्टेज की वार्निंग मिली, तो वो सिस्टम को यानी कि इस कंट्रोलर को बंद कर देगा, और इस कंट्रोलर का प्रोटेक्शन होगा। और नो एक्शन का मतलब क्या है, नो एक्शन का मतलब कि फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है कि VR हॉट 120, ये IC 120 डिग्री से भी ज्यादा गर्म हो गई, तो भी वो कोई एक्शन नहीं लेगा, ना ही वो आपको वार्निंग देगा, ना ही सिस्टम को शट डाउन करेगा। तो इसको हमने यहां पे नो एक्शन पे लिया है। तो ये कुछ बेसिक आपको चीजें आपको मैं बीच बीच में बता रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए वो एरर का मतलब क्या है। जब कभी भी आपको ऐसा रेड सिग्नल वगैरह दिखे, तो उसका मतलब क्या होता है। तो आई होप आप ये समझ गए कि UV वार्निंग किस तरह से काम करती है।
अभी आता है OT, DRMOS, FLT। FLT का मतलब होता है फॉल्ट, और DRMOS जो हमने आगे देखा। तो जब कभी भी कोई क्रिटिकल फॉल्ट आता है, या फॉर एग्जांपल आपका DRMOS बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले रहा है, या फिर मॉसफेट थोड़ा ड्राई है, तो इस कंडीशन के अंदर DRMOS का जो मॉड्यूल है उसके द्वारा वो ओवर टेम्परेचर का मैसेज इस कंट्रोलर को दे देगा, और कंट्रोलर हमें बताएगा कि भाई मॉसफेट ओवरहीट हो रहा है। तो इस स्मार्ट तरीके से ये सब चीज़ें इसके अंदर होगी। आगे समझते हैं। VIN UV LO, इसका मतलब होता है कि अंडर वोल्टेज लॉकआउट। अगर आपका अंडर वोल्टेज लॉकआउट कंडीशन बन जाती है, उस समय में हमें यहाँ पे वो रेड लाइन के अंदर इंडिकेट कर देगा। जैसे अंडर वोल्टेज वार्निंग थी, वैसे ही अंडर वोल्टेज का लॉकआउट, तो यहाँ पे सिस्टम को लॉक कर देगा। MTP जो होता है वो मल्टी टाइम प्रोग्रामिंग, या फिर जो भी फीचर्स इसके अंदर जो फंक्शन के लिए हम लोगों ने ऐड किए हैं वो सही से काम कर रहा है, उसके लिए MTP हमारा ग्रीन होगा। MTP रेड है तो उसका मतलब है हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ ना कुछ मिसमैच है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन या फिर हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में गलत आ गया है। एक MTP, मुझे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर हम ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे। आने वाले समय के अंदर भी इसके पीछे जो कोई भी रिसर्च के द्वारा मुझे जानकारी मिलेगी, मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। आता है VOOV, ये है आउटपुट ओवर वोल्टेज। यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि ओवर वोल्टेज कंडीशन नहीं है कोई भी आउटपुट के अंदर, तो ग्रीन है यानी कि सेफ है, तो ये सेफ जोन के अंदर है। और VOUV का मतलब होता है, जो उसके बाजू में है, वो है आउटपुट अंडर वोल्टेज। नो अंडर वोल्टेज कंडीशन ऑन आउटपुट, सेम थिंग हो गई। ये ओवर वोल्टेज है और ये अंडर वोल्टेज है, ना ही कम वोल्टेज ना ही ज़्यादा वोल्टेज। तो ये दोनों इंडिकेशन जो है, दोनों का थ्रेशोल्ड बताता है आपको। और यहाँ पे VOC लास्ट में जो आता है वो बताता है कि ओवर करंट कंडीशन जो है वो सही है, वो आउटपुट के अंदर गलत नहीं जा रही है। तो ये आउटपुट के अंदर गलत नहीं जा रही है यानी कि कहाँ की नहीं जा रही है, तो वो इंडिकेट कर रहा है इसकी VCCIN की। तो ये पूरी सेंसिंग जो है ना वो यहाँ से होती है। ये CS लाइन जो है, ये CS लाइन क्या करेगी कि यहाँ पे कोई भी लोड लगा हो इसका पूरा सेंसिंग करेगी, और सेंसिंग करके CS1 जो है वो जाएगा कहाँ पे, तो जाएगा यहाँ पे CS1 VCCIN में। और दूसरा मॉसफेट जो है उसका CS2 VCCIN, ये पूरे लोड का कैलकुलेशन लेगा और वो देगा अपनी इस कंट्रोलर को, और इसको किया जाता है एक रेजिस्टेंस से CSSUM के अंदर इनपुट। तो ये इनपुट यहां से यहां जाएगा, और VSSUM क्या करेगा, ये रेल को देखेगा कि इस रेल के अंदर इनमें से क्या क्या कंडीशनें हो रही है। तो इस कंट्रोलर को ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इसके बदौलत मिल रही है, CSSUM के बदौलत। वो CS1 और CS2 इन दोनों का जो एक रेल है उसकी कंडीशन यहाँ पे वो बता देता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर देखने के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समय की मर्यादा है, तो इसकी वजह से मैं आपको थोड़े बहुत अभी फंडामेंटल आपको समझा रहा हूँ। बाकी के फंडामेंटल के लिए आप गूगल का सहारा लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप इसके लिए जो MPS की वेबसाइट है वहाँ पे आपको लॉजिकली उसके PDF फाइल वगैरह भी मिल जाएंगे, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये एक शुरुआत है हमारी MPS की प्रोग्रामिंग कैसे करना है, आगे आने वाले समय में हमें आगे कैसे काम करना पड़ेगा, उसका एक फर्स्ट स्टेप। अभी मैंने इसको सक्सेसफुली अप्लाई नहीं किया है, लेकिन ये जनवरी का महीना है, 2025 जनवरी है, और आज मैं इस सब्जेक्ट को मेरी चैनल के ऊपर रख रहा हूँ सबसे पहला वीडियो के तौर पे। इसकी और भी सीरीज़ बनाऊंगा, जैसे जैसे मुझे समय और मुझे बोर्ड मेरे डेस्क के ऊपर आता है उसके हिसाब से मैं इसके लाइव प्रैक्टिकल वर्क के साथ में वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये नया सब्जेक्ट पसंद आया होगा। ये सब्जेक्ट नया नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट का वीडियो नया है मेरे लिए, और मैंने यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सर्च किया, लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी है। तो आपका भी कोई इनपुट हो
तो मेरे इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिखिए, ताकि मुझे भी इसके अंदर और भी ज़्यादा काम करने के लिए सहूलियत हो, और आपके इनपुट से, आपके सजेशंस से आने वाले वीडियो के अंदर उसको और अच्छी तरीके से इम्प्रूव करके मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।